बहुत शुक्रिया अंशुमान सर। अब मंच पर मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ शासन का आधिकारिक हिस्सा हैं, लेकिन उसका हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने अपनी रचनात्मक सक्रियता का अनुपम उदाहरण पेश किया है। पुरातत्व और संस्कृति के विशेषज्ञ, पक्षियों की प्रजातियों के खासे अनुरागी, ताला, दीपाडी, सिसदेवरी, महेशपुर, गढ़धनोरा, बहुत सारे नाम हैं। उन महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खुदाई का श्रेय जिनको जाता है, श्री राहुल कुमार सिंह, वो विषय विशेषज्ञ हैं संस्कृति और पुरातत्व के। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आएं और उद्घाटन भाषण दें। श्री राहुल कुमार सिंह। तालियों में जोर होना चाहिए, साहित्य में भी ताकत है। धन्यवाद मंजित। इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी के इस रचना उत्सव में और सम्मान समारोह जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, उसमें आज प्रस्तुति देने के लिए कलाकार आए हैं हमारे राज्य के सुरेंद्र दुबे जी और बाकी मेहमान जो साहित्य से जुड़ी हुई हस्तियां। सभा में पधारे हुए गुणीजन और इंडिया टुडे समूह के युवा मेजबान लेकिन हमारे मेहमान, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। हिंदी साहित्य और उसके प्रतिनिधि लेखकों को लेकर साहित्य वार्षिकी ने जिस तरह का काम किया, जिसकी चर्चा अंशुमान जी कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा जो दौर रहा, वर्ष 2002 में साहित्य वार्षिकी का अंक आया था और उसके बाद फिर 2017 में लगभग 1.5 दशक बीत जाने के बाद जो अंक आया, और मैं याद कर पाता हूं कि वो अंक मुश्किल से 2 या 3 महीने का अर्सा बीता और वो पूरा का पूरा अंक खत्म हो गया और पाठकों में मांग बनी रही और एक नया उसका संस्करण निकालना पड़ा। तो ये जो पूरा का पूरा दौर था, 15 साल का दौर, इतना लंबा समय होता है, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, जब ब्लॉग राइटिंग, जब सोशल मीडिया और बाकी सभी चीजें, किंडल हैं, ये सभी टेक्नोलॉजिकल चीजें पढ़ाई की आदत में बदल रही हैं। तो उस दौर में जब ये प्रिंट फॉर्म की वार्षिकी आई और इसका जिस तरह से स्वागत हुआ, इसने बहुत सारी चीजों के मायने फिर से तय किए। और सबसे प्रमुख बात कि वार्षिकी में न सिर्फ हिंदी साहित्य के बल्कि मैं याद कर पाता हूं कि इतर भाषाओं के भी रचनाओं को, साहित्य को शामिल किया गया। और सबसे खास बात कि उसमें जो देश के जाने माने चित्रकार हैं, उन चित्रकारों की रचनात्मकता को भी उसमें स्थान दिया गया और कुल मिलाकर वो एक ऐसा महत्वपूर्ण अंक बना कि वो अपने आप में स्थायी रूप से संग्रहणीय बन गया। और ये उसने एक तरह से साबित किया कि साहित्य को लेके या प्रिंट फॉर्म को लेके, पत्रिका को लेके पढ़ने की जो रुचि है, वो रुचि यूं ही बनी हुई है और उसका अनुपात आज भी उसी तरह से है। इंडिया टुडे से थोड़े से छत्तीसगढ़ के रिश्ते हैं, उनको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे याद आता है कि एक ऐसी चीज जो शायद हम छत्तीसगढ़ के लोग भी भूल चुके थे, उसे इंडिया टुडे ने याद किया था। और वो ये कि यहाँ कलचुरियों ने, कलचुरी शासक थे रतनपुर के, जो त्रिपुरी से यहाँ से 800 वर्षों तक निर्बाध शासन किया। और वो जब लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठे आए और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत, तो उसके बाद उन कलचुरी राजवंश के सदस्यों की कोई खोज खबर नहीं थी। और मैं याद कर पाता हूँ कि उनकी खोज खबर इंडिया टुडे ने ली कि उनका परिवार आज कहाँ है, किस हालत में है, उनकी क्या दशा है, क्या स्थितियां हैं। उसको फिर इंडिया टुडे ने बहुत महत्व के साथ छापा था। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के लिए जो पहचान पूरे देश में बल्कि विश्व में है, रायगढ़ के कथक की, चक्रधर की,
तो उसको लेकर एक कवर स्टोरी इंडिया टुडे ने की थी और उसमें सिर्फ उस सांगीतिक परंपरा को, उस इतिहास को न सिर्फ रेखांकित किया था बल्कि उस पूरे इतिहास के उस दौर को, उस एक जो देशी रियासत थी उसके अब के जो प्रतिनिधि थे उनके हालातों को भी उसने टटोला था, उनके नब्ज पे हाथ रखी थी। तो ये एक बहुत विशिष्ट रूप से इस तरह से चीजें इंडिया टुडे के माध्यम से आती रही थी। और सबसे खास कि छत्तीसगढ़ का वही स्थान जो प्राचीन नगर राजधानी सिरपुर है, वो अपने आप में छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में है और विश्वोदय स्मारक में जाने की तैयारी में है। और उस तैयारी को किसी एक तरह से कहें तो इंडिया टुडे के प्रयासों से सपोर्ट मिला था, बल मिला था, सहयोग मिला था और उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविष्टि इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। मिसाल बेमिसाल छपा करता था। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अनजाने, अनछुए, अनपहचाने ऐसे लोग, ऐसे तथ्य, ऐसे चरित्र, ऐसे व्यक्तित्व उसमें शामिल होते रहे जिसके बारे में खुद छत्तीसगढ़ के पाठक चौंकते थे कि ये कौन सी चीज है जो हमको पता नहीं थी, या हमारे राज्य में ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इस तरह से बातें आ रही हैं। कला संस्कृति की जो घटनाएं होती हैं उससे तो लगातार इंडिया टुडे ने बाखबर रखा ही है छत्तीसगढ़ की चीजों को लेकर। इस रचना उत्सव के सिलसिले में थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आज जो ये आयोजन हो रहा है, इंडिया टुडे ने यहाँ आयोजित किया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो शायद ये उत्सव लगातार घटित होता रहा है, सतत घटित होने वाला उत्सव है। रामगढ़ की नाट्यशाला सरगुजा की है, वो कालिदास से जोड़कर देखी जाती है। माना जाता है कि कालिदास के मेघदूत की रचना वहीं हुई थी और वो प्राचीनतम नाट्यशाला है। तो ये मान्यता है, लेकिन इस मान्यता के समानांतर दो तथ्य हैं और वो तथ्य ये है कि 2.5 आखर प्रेम का और उतने ही 2.5 आखर वहाँ सुतनुका और बेदी नाम का रूपदक्ष स्कल्पटर होता था, उन दोनों की प्रेम अभिव्यक्ति। और ये दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 2200 साल पुराना ये प्रेम अभिव्यक्ति का लेख है। और मोटे तौर पे छत्तीसगढ़ में जो अभिलेख का, शिलालेखों का जो इतिहास है वो वहीं से होता है। मतलब छत्तीसगढ़ ने अपना पाठ ही लिखना पढ़ना प्रेम से शुरू किया है, 2.5 आखर से शुरू किया है। हमारी कोई परंपरा नहीं है, हम वहां से शुरू करते हैं। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी जानकारी कम हो पाती है कि बाघ और अजंता की चित्रों से भी ज्यादा पुराने ऐतिहासिक चित्र रामगढ़ में अंकित हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि ये जो डेटिंग है 1st सेंचुरी एडी को भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण अध्येता आनंद कुमार स्वामी ने की थी कि वो बाघ और अजंता से भी पुराने वो चित्र हैं। और इस तरह की जो ढेर सारी चीजें हैं, जो लिखित चीजें हैं, उसके साथ मौखिक और वाचिक परंपरा का तो इतिहास यहाँ भरा पड़ा है। और वो बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट हुई हैं। भरथरी, पंडवानी इसका दौर रहा है। और खासकर ये जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप देखें कि यहाँ भरथरी और पंडवानी की ज्यादातर जो कलाकार हैं, गायिकाएं हैं, वो महिलाएं हैं। और दूसरी तरफ बस्तर में धनकुल जगार की परंपरा है, जो जगार की गाथा गाई जाती है। खास ये है कि उसमें एकाधिकार महिलाओं का है, उसके पुरुष गायक नहीं होते, वो सिर्फ महिलाएं गाती हैं। और वो महिलाएं गुरु माएं कही जाती हैं। पूरे 9 दिन की गाथा होती है जो वो उनको कंठस्थ होती है और वो 9 दिन इसका पारायण करती हैं। और लोग उसी रुचि से अभी भी सुनते हैं, अभी भी वो गाथाएं होती हैं। खासकर लक्ष्मी जगह बहुत प्रचलित है। लक्ष्मी जगह, तीजा जगह, कुछ और भी 8 जगह, 12 जगह हुआ करते थे जिनका प्रचलन कम हो गया है। और इसी तरह जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, गौर सिंह के, कर्मा के, ददरिया, राउत सैला, तो ये सब चीजें हमारे सिर्फ मंचीय प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं है, ये कहीं न कहीं से हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये आज भी छत्तीसगढ़ के जीवन का हिस्सा है। तो दूसरे पक्षों की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के नक्शे को देखें तो जो
छत्तीसगढ़ का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्से के राजनांदगांव और खैरागढ़ की चर्चा इस संदर्भ में बहुत जरूरी होती है कि राजनांदगांव की ये दृष्टि रही थी कि आज से कोई 150 साल पहले वहां सोचा गया था कि छत्तीसगढ़ में एक संग्रहालय होना चाहिए, और देश का पहला ऐसा संग्रहालय जो किसी निजी पार्टिसिपेशन से, निजी सहभागिता से बना हो, वो देश का पहला संग्रहालय हमारे पास है। खैरागढ़ का 1956 में जो विश्वविद्यालय बना, संगीत का विश्वविद्यालय, वो तो आप सभी को मालूम है, एशिया का पहला संगीत का विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। तो जिस तरह पूर्व में हम रायगढ़ को कथक का एक केंद्र पाते हैं, उसी तरह पश्चिमी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जहाँ कला की इस तरह की चीजें घटित होती रही थी। और जो हमारी परंपराएं हैं, नाचा गम्मत है, वो नया थिएटर के साथ विश्व मंच पर भी वो आती रही थी। कुछ थोड़े 4-5 लोगों को मैं और यहाँ याद करना चाहूंगा। जो हम साहित्य वार्षिकी की बात कर रहे हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ में बात करते हुए इन नामों के बिना शायद बात पूरी नहीं होती। सबसे पहले मैं ठाकुर जगमोहन सिंह को याद करूंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो फैंटेसी श्यामा स्वप्न है, अगर हम याद करें तो जो भारतेंदु जी की मल्लिका है, ठीक उसी तरह हुआ करती थी ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामा। तो उस श्यामा के स्वप्न को लेकर उन्होंने जो फैंटेसी रची है, तो वो पहला फैंटेसी उपन्यास है जो यहाँ शिवरी नारायण में, तब शिवरी नारायण तहसील हुआ करता था, शिवरी नारायण में रहते हुए, तहसीलदार के रूप में रहते हुए उन्होंने रचा था। जगन्नाथ प्रसाद भानु को विस्मृत नहीं किया जा सकता। हिंदी के साहित्य शास्त्र की आधारशिला उनकी रखी हुई है। माधवराव सप्रे का छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, जो पहले पहल छत्तीसगढ़ से सन 1900 में पेंड्रा रोड से आरंभ हुई, और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जो ये दोनों अपने आप में इतिहास हैं। मास्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी, सरस्वती के संपादन की जो परंपरा रही है, उसको भी उन्होंने वहन किया। और उनके लेखन किस तरह के होते थे, छोटा सा उदाहरण अपने में पर्याप्त होगा कि क्या लिखूं कहते हुए उन्होंने जिस सुंदर ढंग से बताया है कि साहित्य में लिखने की तमीज क्या और कैसे होती है, वो अपने आप में एक चमत्कारिक उदाहरण है। मुकुटधर पांडे जी, उनका जो छायावादी मन था, वो एक प्रवासी पक्षी जो डेमोजिल क्रेन है आया करते थे यहाँ, उनको लेकर उन्होंने उर्री के प्रति जो अपनी कविता लिखी थी, अपने छायावादी मन में उस प्रवासी पक्षी की व्यथा को उन्होंने उकेरा है। और छत्तीसगढ़ी में मेघदूत का अनुवाद करके उन्होंने ये मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ अनुवाद इस मायने में है कि अगर भावनाएं हैं तो शब्द कैसे झूठे पड़ते हैं। संस्कृत जैसे परिनिष्ठ भाषा का अनुवाद छत्तीसगढ़ी जैसी लोक भाषा में करते हुए आप दोनों को पढ़ जाइए, आपके मन के भाव में कहीं फर्क नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ी पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते हुए अगर आपके ध्यान में छत्तीसगढ़ी है तो आपको लगेगा कि आपने मुकुटधर पांडे को पढ़ रहे हैं। तो ये इस खूबसूरती से मुक्ति बोध जी का अंधेरे में याद करना यहाँ सबसे जरूरी मैं मानता हूँ। वो आज भी प्रकाश स्तंभ है। थोड़ी चीजें और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम धान का कटोरा है। धान का कटोरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम धान की पैदावार अधिक करते हैं, धान का कटोरा सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि हम चावल अधिक खाते हैं, हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा है। धान का कटोरा हम इसलिए हैं क्योंकि हमने कुल 23,500 धान की प्रजातियों को यहाँ इकट्ठा किया है, सुरक्षित किया है, बचा के रखा है। और उस बचा के रखने के दो और सबसे खास पक्ष ये है कि हम उनको प्रोपोगेट करते रहते हैं, उनका गुणधर्म का शोध किया है, और उन सभी के नाम भी हमने बचा के रखे हैं, जिससे अगर उनके नामों के साथ हम उनके गुणधर्म को समझें तो वो एक बड़ी ललित पूरी दुनिया है। एक छोटा सा उदाहरण देने से मैं अपना लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, जो शायद आप लोगों के लिए एक नई जानकारी भी हो सकती है। एक धान की प्रजाति है राम लक्ष्मण।
जब मैं यहाँ पहली बार वो देखने गया तो मैंने पूछा कि इस तरह का नाम क्यों रखा गया है, तो मालूम हुआ कि ऐसा भी कोई धान होता है जिसके छिलके के अंदर 2 दाने होते हैं। ये मेरे लिए अपने आप में एक ऐसी जानकारी थी कि मुझे लगा कि हम धान का कैसे कटोरा है जो हमको ये पता नहीं है, और ये चीजें हमारे यहाँ है, और उसमें फिर ढेर सारी चीजें उसके साथ हैं। हम 44% वन क्षेत्र है, और इस आंकड़े के पीछे जो ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील चीजें हैं वो संवेदनशील चीजें हैं कि इस 44% के पीछे हमारी अपनी परंपरा है सरना की, पवित्र वन खंडों की, जिसके कारण हमने वनों को सुरक्षित किया है। हमारी पर्यावरणीय चेतना है, पंडुम के त्योहार हैं, जिन पंडुम के त्योहार से हम पर्यावरण और अपनी इकोलॉजी को बचा के रखते हैं, प्रकृति के साथ अपना समवाय स्थापित करते हैं। और हम अपनी दंतकथाएं इसी तरह से रचते हैं कि मोरध्वज की यहाँ कथा है, और उसके कारण हम निषेध मानते हैं, क्योंकि आर्य का छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक निषेध रहा था, और अभी भी उस आर्य के प्रयोग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बस्तर का दशहरे का रथ है, उसके लिए आर्य का इस्तेमाल नहीं होता, बिना आर्य के इस्तेमाल, क्योंकि ये आरा मतलब ये व्यावसायिक दोहन के लिए ही आर्य का प्रयोग होता है। शायद यही भावना उसके पीछे रही होगी, तो उसमें आर्य का प्रयोग नहीं होता है। और जो मूर्ध्वज की कथा है उसका भी शायद यही कारण है, हम अपनी परंपरा में इसको बचा के रखे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, बस्तर का दशहरा है, वो 75 दिनों का देवी का अनुष्ठान है, उसमें राम रावण का कोई रोल नहीं है, राम रावण की कोई भूमिका नहीं होती, वो मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। हम अगर उत्तर में जाएं, कोरिया जिले का क्षेत्र है, तो वहाँ का दशहरा इस दशहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो मनाया गया वो गंगा दशहरा है। एक हमारा राम रावण वाला दशहरा जो विजयादशमी का पर्व है वो तो है ही, लेकिन एक खास हिस्सा ऐसा है जो जांजगीर जिले का सारंगढ़ और बाकी हिस्सा है जिसमें गढ़ जीतने की परंपरा है, और वो एक बहुत खास तरह की प्रतियोगिता होती है जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और राम रावण को हम देखें तो छत्तीसगढ़ में रावण भाटा की परंपरा है, रावण भाटा होते हैं, रावण की विशालकाय मूर्तियां होती हैं, और सबसे मजेदार बात कि जब ग्राम देवताओं की पूजा होती है तो उस समय जाके रावण को भी पूजा दी जाती है, और ये माना जाता है कि एक तरह का देवता तो वो भी है और उसको भी पूजा दी जाती है। इस तरह की बहुत एक तरह से कहें कि सौहार्दपूर्ण और समावेशी सतरंगी संस्कृति है। यहाँ की नदियां, यहाँ के तालाबों की परंपरा रही है। जोड़ा तालाब कहा जाता है। 900 फौज पालंद राजा का होता था जो जोड़ा तालाब खुदवाता था। 7 अगर 7 कोरी 147 तालाब वाले गांव, 6 अगर 6 कोरी 126 तालाब वाले गांव, इस तरह की मान्यता यहाँ है। वन और धान की हरियाली तो हमारे यहाँ है ही, सोना खान का स्वर्ण भंडार है, और इस सुनहली पृष्ठभूमि में उत्तर में देखें तो काला कोयला है, बीच में सफेद चूना है और नीचे लाल लोहा है, लेकिन इसमें टिन की चमक भी है और अलेक्जेंड्राइट के नगीने भी लगे हुए हैं। इस तरह से हमारा संस्कृति समृद्ध छत्तीसगढ़ पर्यटन समूह के इस रचना उत्सव के में जो कला और संस्कृति के विविध पक्षों को शामिल किया गया है, तो एक पौराणिक संवाद मुझे याद आता है। वो पौराणिक संवाद हुआ था कि शायद उसी को लगता है कि मूर्त किया जा रहा है। वज्र और मार्कंडेय का संवाद है जिसमें कहा जाता है कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, साहित्य सभी एक दूसरे के साथ इतने ही जरूरी हैं, और इसके बिना, एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। और इस आयोजन के उद्घाटन में आप सबके समक्ष अपनी माटी का गुणगान करते हुए मैं पाटन मारे के रंग से रंग गया हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं।